हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 जेक बोर्ड के ऑल एमसीक्यू जो जेक बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। हम लोग एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यू सवाल का जवाब करेंगे जो एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो आइए, जो कभी नहीं भी पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत कम भी ध्यान दिए हैं, वो मात्र एक ही वीडियो देखें और एग्ज़ाम में 40 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं लेसन वाइज। फर्स्ट लेसन का सवाल है, पहले पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन छांटने के लिए आ जाता है कि छांटिए कौन पदार्थ है कौन नहीं है। तो पदार्थ उसको होगा जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको प्लेट में निकाल करके ला सकते हैं। जैसे में पदार्थ वायु है, वायु को बर्तन में निकाल के लाते हैं कि नहीं, लाते हैं। बोतल में भर के, ड्राम में भर के, कंटेनर में भर के वायु को लाया जाता है। जल भी है, बोतल में भर के लाते हैं। कुर्सी, ठंडा पेय पदार्थ, भोजन आदि जिसे हम छू सकते हैं, ये सभी पदार्थ है। और कौन पदार्थ नहीं है, तो स्नेह। स्नेह मतलब प्यार, प्यार। गंध, घृणा क्या ला सकते हैं? बोलेंगे एक बोतल भर के घृणा लाइए, ला सकते हैं? नहीं। दो बोतल भर के प्रेम लाइए, दो कटोरी प्रेम लाइए, होता है कुछ? नहीं होता है। तो ये सब चीज पदार्थ नहीं है। ये छांटने के लिए आता है पदार्थ कौन है कौन नहीं है। अब आगे देखते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का मिलना हम लोग विसरण कहलाता है, विसरण। द्रव अवस्था में क्या निश्चित रहता है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। पूछेगा क्या निश्चित नहीं होता है, तो द्रव का जो आकार होता है ना, आकार वो अनिश्चित होता है। याद रखें, द्रव का कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है वो। आगे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगी? किस अवस्था में अणु के पास अधिकतम ऊर्जा होगी? गैस के पास। गैस के पास इतनी ऊर्जा होती है कि गैस भागते रहता है, यहाँ से वहां तुरंत भाग जाता है। गैस के अणु के बीच में ज्यादा ऊर्जा होता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कम होती? कम किस कम होगा? ठोस में होगा, तभी तो भाग नहीं पाता है। ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल ऑप्शन रहेगा आपका, कम रहता है, अधिक रहता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना बहुत कम रहता है। आकर्षण बल मतलब होता है, आकर्षण बल मतलब होता है बांधने वाला बल। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को बांध के रखने वाला बल। तो गैस का कण तो पूरा फ्री तरीका से इधर उधर घूमते रहता है, तो आकर्षण बल उसमें मतलब कम रहता है या नहीं के मामले में रहता है, तभी गैस इधर उधर भाग जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, फैलने लगता है, गैस फैलने लगता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में हम लोग का गाड़ी का टायर फट जाता है। गर्म होने पे गैस फैलेगा, आयतन बढ़ेगा, जिससे हम लोग का गाड़ी का टायर सब फट जाता है। आगे पढ़ते हैं, जल का क्वथनांक क्या है? तो पहले क्वथनांक जानिए। क्वथनांक क्या? क्वथनांक बोलते हैं वह टेम्परेचर, वह तापमान, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना चालू कर दे। जब कोई द्रव उबलना चालू कर दे तो उसे उसका क्वथनांक बोलते हैं। और जल का क्वथनांक कितना है? जल कितना डिग्री में उबलेगा? तो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है। ये दोनों याद रखिए, केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों। बर्फ का गलनांक, गलनांक क्या होता है? वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है। जब पिघले, गलनांक मतलब गलेगा, पिघलेगा, ठोस पिघलेगा। तो बर्फ का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन हो जाएगा बर्फ का गलनांक। आगे, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। आगे, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? तो विसरण के कारण। भोजन का जो गंध रहता है वो तुरंत वायु में मिल जाता है और वो तुरंत फैलने लगता है, तो विसरण के कारण ही फैलता है। आगे, किसी तत्व के द्रव प्रतीक आयतन को क्या कहते हैं? इसको तो घनत्व बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि
ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ठोस से, ठोस पहले क्या बनता है? द्रव बनता है, द्रव से फिर गैस बनता है। लेकिन अगर ठोस कोई सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर की गोली, नेपथलीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन है। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? द्रव से वाष्प बनेगा तो उसको वाष्पन बोलेंगे। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बताइए। पूछता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI मात्रक केल्विन है। ऐसे हम लोग मापते क्या चाहिए? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, लेकिन SI मात्रक क्या है? केल्विन है, केल्विन। किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है? किसके कारण? वाष्पीकरण, भाप बढ़ के पानी उड़ते रहता है, उसी कारण ठंडा रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक बताइए। तो किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? संपीड़िय मतलब किसको अधिक हम दबा सकते हैं? किसको दबाते हैं ज़्यादा हम लोग? गैस, गैस को बहुत दबा सकते हैं। गैस वाला बलून, उसको दबा सकते हैं। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर, 4.18 जूल के बराबर 1 कैलोरी कूल रहता है। बल्ब के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो 335 किलो जूल पर केजी। तेजी से विसरण किस में होगा? ठोस में। विसरण मतलब मिलना होता है। विसरण मतलब क्या बताएं? मिलना। अब कौन जल्दी से मिलेगा? ठोस मिलेगा, द्रव मिलेगा, गैस मिलेगा? सबसे तेजी से गैस मिलेगा। द्रव के वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? किसी भी द्रव के वाष्प की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल पर केजी होता है। कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में विद्यमान? ये सवाल पूछता है कि ऐसा कौन पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में है? तो वो एक जल है। जल भी है, वाष्प के रूप में भी है, ये बर्फ के रूप में भी है। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ पीरियोडिक टेबल पे हम लोग 9 क्लास में, 10 क्लास में पीरियोडिक टेबल जो भी है 118 तत्व है हम लोगों के पास, वो सबसे बना हुआ पदार्थ सब शुद्ध पदार्थ है। जल, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये शुद्ध पदार्थ है। पारा, सोडियम, Na, ये शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन, ये सभी शुद्ध पदार्थ है, सभी तत्व। तो अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ में हो जाएगा दूध, रक्त, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिश्र धातु, ये सब अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण के उदाहरण बताइए। मिश्रण कहीं भी होगा, जहां भी दो चीज मिला ना वो सभी मिश्रण है। वायु, रेत, ये सब मिश्रण है। वायु हो गया, रेत हो गया, ये सब सब मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। रेत बहुत सारे छोटे छोटे कणों, ह्यूमस, आदमी का मरे हुए अवशेषों का मिश्रण है। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? और एक विसमांगी। तो समांगी जो मिश्रण आपस में पूरी तरीका से घुल जाए उसको समांगी मिश्रण। जैसे में शरबत हो गया, चीनी घुल जाता है, पानी घुल जाता है पूरा पूरा, नमक का घोल हो गया, सोडा और पानी हो गया, शराब और पानी, कॉपर सल्फेट का घोल, सोडा जल, ये सब समांगी मिश्रण है। अब विसमांगी पूरा तरीका से नहीं घुलेगा ये। जैसे में चीनी और रेत, वायु, ये सब नहीं घुलता है। वायु पूछेगा वायु कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, विलयन की उदाहरण दीजिए। विलयन, समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। शरबत, नमक, पानी, सोडा जल, शराब और पानी, यही हो जाएगा। निलंबन का उदाहरण, निलंबन विसमांगी मिश्रण को निलंबन बोलते हैं। गंदा पानी, चौक पाउडर, जल, धुआं, ये सब निलंबन का है। कोलाइट के उदाहरण, ये पूछता है जी, इसको अच्छा से याद कर लेना सब कोई। कोलाइट के उदाहरण छाटने के लिए था, इनमें से कोलाइट कौन है? छाटिए। तो गोंद, स्याही, रक्त, बादल, कोहरा, जेली, ये सब सब कोलाइट का उदाहरण है। अच्छे से याद रखना। तत्व के उदाहरण को, तत्व हम लोग के पास अभी तक ज्ञात में 118 तत्व है हम लोग का। तो वहीं में से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, कार्बन, तांबा, ये सब तत्व है सब। और यौगिक, जब दो गो तत्व मिलेगा ना, दो गो तत्व मिलेगा आपस में, तब यौगिक का निर्माण करता है। जैसे हम जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O,
इसके में एगो हाइड्रोजन तत्व एगो ऑक्सीजन तत्व, दो गो तत्व मिला है तब जाके जल बना है। नमक के NaCl, एगो सोडियम एगो क्लोरीन बना है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, एक तत्व कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, तो दो गो तत्व या दो गो से ज्यादा तत्व आपस में मिलता है तो यौगिक का निर्माण करता है। ये हो गया यौगिक। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं विलियन में परिक्षेपित कणों का आकार। विलियन किसको बोलते हैं? पूरा तरीका से घुल जाता है उसको विलियन बोलते हैं ना। तो उसका कण सबसे छोटा होगा ना, 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी कम। कभी कभी पूछ देता है 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, याद रखिएगा। तो विलियन का कण तो दिखता नहीं है, तो 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाए। कोलाइड का कण, कोलाइड के कणों का आकार इससे थोड़ा सा बड़ा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। और निलंबन का कण तो दिखने ही लगता है, नीचे में तो बैठ जाता है पेंदी में, तो ये निलंबन है। चौक पाउडर, गंदा पानी, कीचड़ नीचे बैठता है, ये सब निलंबन का उदाहरण है। इसका पार्टिकल दिखता है हम लोग को, इसका कण दिखता है, तो इसको 100 नैनोमीटर से बड़ा रहता है इसका कण। अब आगे आते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में याद रखिएगा जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, वो छांटने के लिए जरूर देगा। भौतिक रासायनिक परिवर्तन को छाटिए, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा ना उसी को भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, और नया बन जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में क्या क्या आ जाएगा? जल से बर्फ बनना, कोई नया चीज थोड़ी बन जाता है। मोमबत्ती का पिघलना, अब मोमबत्ती पिघलता है तो नया चीज बनेगा ना। फलों का सलाद बनना, बच्चा सब सोचता है कभी कभी फलों का सलाद बनना रासायनिक परिवर्तन है, ताकि सर फल को काट के सलाद बना दिए ना, अब सलाद से थोड़ी ना फल बनाएंगे। लेकिन वो तरीका छोड़िए, बस ये जानिए कि नया चीज बना क्या। फल को काट दिए, अब कोई नया चीज मिल गया हमको? नहीं, फल का टुकड़ा ही ना मिला है, तो भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना बोलेगा, वो भी भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काट के लकड़ी मिल रहा है, पेड़ भी लकड़ी था, ऐसे भी लकड़ी मिल रहा है, वो भी भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? लकड़ी को जला देगा तो रासायनिक परिवर्तन। देखिए मोमबत्ती को जला देगा तो रासायनिक है, दूध से दही बनेगा तो रासायनिक, भोजन पच जाएगा तो रासायनिक, लोहा में जंग लगना, ये सवाल पूछता है बार बार जी, लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। अब आगे देखते हैं हम लोग, समुद्री जल से नमक पृथक करने की विधि बताइए। तो समुद्री जल से नमक दो प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, एक वाष्पीकरण, पानी को भाप बना करके, दूसरा क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन में देखिएगा दोनों में से एक जरूर रहेगा, तो वाष्पीकरण भी लगा सकते हैं, क्रिस्टलीकरण भी लगा, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही चीज रहेगा। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे? अमोनियम क्लोराइड तो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है जी, ये सीधे ठोस से क्या हो जाएगा? ठोस से सीधे गैस में बदलने वाला है। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो इसको तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन तरीका से इसको अलग कर सकते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने के लिए कौन सा विधि है? क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए तो इसका अपकेंद्रण विधि का। कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? धातु पूछे तो पारा, धातु पूछेगा तो पारा, और अधातु पूछे ना तो ब्रोमीन हो जाए। देखिए धातु अधातु दोनों सवाल लिखे हैं जो कि आता है एग्जाम में, ये वाला अच्छा से याद करना है। धातु पूछेगा द्रव अवस्था में तो पारा हो जाएगा, मरकरी, इंग्लिश में तो Hg लिखा हुआ रहेगा। और कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन रहता है, ब्रोमीन रहेगा अधातु में। सबसे क्रियाशील धातु का नाम? क्रियाशील तो पोटेशियम और सोडियम दोनों है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम को के बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं। हाँ, चाकू से आसानी से काटने वाला धातु, किसको चाकू से काट सकते हैं आराम से? तो सोडियम, पोटेशियम, इसको पनीर की भांति हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं, उपधातु है। उपधातु छांटने के लिए आता है कि इनमें से उपधातु छांटिए कौन है? तो उपधातु का नाम ही याद कर लीजिए आप, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये उपधातु है। उपधातु किसको बोलते हैं? जो धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाएगा उसको उपधातु बोलते हैं। आगे आगे आ जाते हैं लोग जीव विज्ञान में। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? अरे भाई जीवन की मौलिक इकाई सबसे छोटा इकाई तो कोशिका है हम लोग का, कोशिका से मिलकर ही तो बने हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है।
कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था, 1665 ईस्वी में किया था। जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? पुरोकंज। पुरोकंज नाम याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इतना बड़ा है ना बाबू कि पूरा शरीर में पूरा फैला हुआ है हम लोग का, पूरा शरीर में तंत्रिका कोशिका फैला हुआ है। इसका काम रहता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम रहता है। सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? मतलब सजीव, जितना भी सजीव है उसका जो संरचना जो बना हुआ है, और कार्यात्मक मतलब जो काम जो करने वाला है, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा पोस्ट कौन है? सबसे छोटा इकाई कौन है? तो कोशिका। जो बना हुआ है वो कोशिका का बना है, अगर काम भी होता है तो कोशिका में ही होता है। एक कोशिका काम करता है तब हम लोग का बॉडी काम करता है। एक कोशिका के जीव का नाम देखिए, एक कोशिका का जीव छांटने के लिए नाम आता है, क्या क्या होता है। तो एक कोशिका का जीव आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, क्लेडोमोनास। ये सब एक कोशिका का जीव है। आगे सबसे छोटा एक कोशिका के जीव का नाम बताइए। देखिए एक कोशिका का छांटने के लिए देगा, साथ ही पूछेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। आगे कोशिका का ऊर्जागृह, ऊर्जागृह किसको बोलते हैं? पावर हाउस। तो ऊर्जागृह पूछे चाहे तो बिजली का घर बोले, बिजली घर भी बोल के पूछ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं? तो लाइसोसोम। ये कभी कभी खुद फट जाता है और अपने ही कोशिका को पचा लेता है, इसीलिए इसको आत्महत्या थैली बोलते हैं या आत्मघाती थैली बोलते हैं, खुद का नुकसान कर लेता है, लाइसोसोम को बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति रहता है। और अगर जंतु कोशिका बोलते हैं, यहाँ पे जंतु लिख देता है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली रहता है। पेड़ पौधा में भित्ति रहता है, कोशिका भित्ति, और हम लोग में कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटी कोशिका वाले जीव के उदाहरण, प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी में जितना छोटा छोटा जीवाणु सब आता है वो सब आता है। तो प्रोकैरियोटी में जीवाणु, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटी किसको बोलते हैं? जिसका में अस्पष्ट केंद्रक नहीं रहेगा, और यूकैरियोटी में अच्छा से केंद्रक रहेगा। जैसे में हम लोग आएंगे, यूकैरियोटी कोशिका में अमीबा और मनुष्य आ जाएगा। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पौधा कोशिका में निर्जीव वाला भाग कौन सा होता है? तो सबसे बाहरला हिस्सा। कोशिका भित्ति में जान नहीं होता है, निर्जीव मतलब जान नहीं होता, निर्जीव रहता है कोशिका भित्ति। चलिए अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन कौन बनाता है कोशिका में? राइबोसोम। सबका अलग अलग काम होता है, तो प्रोटीन ले याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है एग्जाम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पोषण संबंधी, दोनों का खाना खाने का संबंध के आधार पे दोनों अलग है। रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड रहेगा उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और श्वेत या रंगहीन प्लेस्टिड रहेगा उसको ल्यूकोप्लास्ट। रंगीन वाला को क्रोमोप्लास्ट, श्वेत वाला को ल्यूकोप्लास्ट। याद रहेगा ना। कोशिका के क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं। पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए पादप कोशिका भित्ति तो हार्ड रहता है, कोशिका भित्ति हार्ड रहता है तो सेलुलोज का बना रहता है। क्या चीज रहता है? सेलुलोज का बना हुआ। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली का बात करेगा, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ रहता है। आगे, तना का शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो तना का शीर्षस्थ भाग में विभोज्यतक उत्तक पाया जाता है। भाई तो विभोज्यतक किसको बोलते हैं? जिसका में विभाजन होने की क्षमता रहता है। तना का ऊपरला हिस्सा में विभाजन होने की क्षमता रहता है, वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो विभोज्यतक उत्तक पाया जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? पौधों की लंबाई करता है शीर्षस्थ विभोज्यतक। पौधों की लंबाई शीर्षस्थ विभोज्यतक, जो शीर्ष में रहता है
पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस कारण बढ़ती है? यह सवाल भी पूछता है, बार बार हमेशा पूछता है जी, ये याद करिएगा अच्छे से। पौधों में जड़ और तने की मोटाई कैम्बियम के कारण होती है। कैम्बियम, कैम्बियम उत्तक होता है, उसी कारण पौधों में जड़ और तने की मोटाई बढ़ता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना रहता है? नारियल का जो रेशा रहता है वो दृढ़ उत्तक का बना रहता है। दृढ़ उत्तक का। आगे देखते हैं। भोजन का सम्मोहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो भोजन का सम्मोहन करता है फ्लोएम। पौधा में दो गो उत्तक रहता है बाबू, एगो जाइलम और एगो फ्लोएम। फ्लोएम करता है भोजन का सम्मोहन और जाइलम करता है जल का परिवहन। ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम जो है जल का परिवहन करेगा और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करेगा। फ्लोएम का भाग का नाम बताइए। फ्लोएम का भाग का नाम हो जाएगा चालनी नलिका, सखी कोशिका और तंतु, ये फ्लोएम का भाग है। फ्लोएम का भाग नहीं है तो स्नायु नहीं। ऑप्शन में देगा कौन फ्लोएम का भाग है, तीनों ऑप्शन में रहेगा, एक इसको भी डाल देगा, नहीं वाला को छाड़ दीजिएगा, ये नहीं है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? जाइलम और फ्लोएम सम्मोहन उत्तक है। सम्मोहन मतलब खाना पहुंचाने वाला उत्तक है। सम्मोहन कोई भी चीज को एक जगह दूसरी जगह तक ले जाने वाला उत्तक है, तो ये सम्मोहन उत्तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल इसका फिर, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का नाम। जाइलम में जो जीवित रहता है उस कोशिका का नाम क्या है? तो जाइलम मृदुतक, ये जीवित कोशिका रहता है। जाइलम के भाग के नाम बताए। जाइलम का भाग का नाम ट्रेकिड्स रहता है, जाइलम नलिका रहता है, जाइलम तंतु रहता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल पिघला हुआ संयोजी उत्तक जोड़ने वाला उत्तक है। रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं? ये सवाल भी पूछता है जी, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको भी। रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा बोलते हैं। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताएं। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में जो पाया जाता है उत्तक, उस उत्तक का नाम क्या है हम लोग को? पक्ष्मल एपिथीलियम। पक्ष्मल एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। पक्ष्मल एपिथीलियम उत्तक शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। कौन सा उत्तक का बना रहता है? शरीर का बाहरी आवरण, शरीर का बाहर आवरण रहता है एपिथीलियम उत्तक का बना रहता है। एपिथीलियम उत्तक वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। अगर पेशी को अस्थि से जोड़ेगा, मांसपेशी को, अस्थि मतलब हड्डी, पेशी को हड्डी से जोड़ रहा है। हम लोग देखिए शरीर में मांसपेशी जो है वो हड्डी से जुड़ा हुआ है, तभी हम लोग गति कर पाते हैं। तो ये जोड़ के कौन रखता है? कंडरा, कंडरा जोड़ के रखता है। और अगर हड्डी को हड्डी से भी जोड़ने वाला का नाम है स्नायु। जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है उसको स्नायु बोलते हैं, पेशी से हड्डी को जोड़ा है उसको कंडरा बोलते हैं, याद रखिए। पत्ती में रंध्र का काम, रंध्र बोलते हैं, पत्ती में छोटा छोटा छेद रहता है ना, उसी को रंध्र बोलते हैं। और रंध्र का दो ही को काम रहता है। पहला रहता है गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा रहता है वातपोत्सर्जन। वातपोत्सर्जन ज्यादा पानी पौधों से जो वो रंध्र के द्वारा जो भाप के रूप में निकल जाता है उसी को वातपोत्सर्जन बोलते हैं। अब आगे पढ़ना रेखित पेशी, अरेखित पेशी। रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। रेखित को ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा में चलेगा, हम लोग का हाथ, हम लोग का पैर, ये हम लोग का इच्छा से चलता है। अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी को बोलते हैं, जिसमें हमारा इच्छा एकदम नहीं रहेगा। दिल का धड़कना आपकी इच्छा में है क्या? धड़का के दिखाइए जरा, नहीं धड़केगा। ये अनैच्छिक पेशी अपने से धड़कते रहेगा। हृदय पेशियां किस प्रकार का होता है? हृदय मतलब दिल को ही बात कर रहा है, हृदय मतलब दिल का ही बात करता है। तो हृदय जो है किस प्रकार की पेशी है? अनैच्छिक। ये हमारी इच्छा के बिना ही धड़कता रहता है। शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन है? गति किसे कारण होता है? पेशी उत्तक। मांसपेशी नहीं रहेगा तो गति नहीं कर पाएंगे हम लोग। दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक, देखिए इसको हम बताएं। दो अस्थि को जोड़े, अस्थि मतलब हड्डी, दो हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा उसको लिगामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और बोले जाते हैं स्नायु बोलेंगे, स्नायु, याद रखिएगा। मुख गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? मुंह का अंदर का हिस्सा एपिडर्मल। कौन सा उत्तक? एपिडर्मल से बना रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फिजिक्स का। आगे हम लोग पहला क्वेश्चन है, सरल रेखीय
गति का उदाहरण सरल रेखा, जो सीधा रेखा में चल रहा है उसका उदाहरण देखें तो सिंपल सा सड़क पर चलती कार, जो सड़क पर कार चल रहा है वो सीधा रेखा का एग्जाम्पल है। अब बोल देगा मच्छर का गति, तो वो असरल रेखीय है, जिधर तिधर दौड़ेगा वो मच्छर, घूम घूम के काटेगा सबको। विस्थापन कैसा ही मात्रक, विस्थापन, विस्थापन बोलते हैं पहला पोजीशन और जहां पे गया उसका बीच का दूरी को विस्थापन बोलते हैं। अगर कोई चीज यहाँ गया और यहाँ से वापस आ गया तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। तो विस्थापन को मीटर से नापते हैं और दूरी को मीटर से नापते हैं, दोनों को मीटर से ही नापते हैं, विस्थापन और दूरी दोनों को ही मीटर से नापते हैं। वेग कैसा ही मात्रक, वेग मीटर पर सेकंड, और चाल कैसा ही मात्रक, जो चाल कैसा ही मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड। चाल और वेग दोनों सेम चीज है, चाल बोलते हैं, बस फर्क इतना है कि वेग में दिशा रहता है, इसका में दिशा नहीं रहता, कैसो हो चाल चले। हाँ, तो चाल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पूछता है कि किसका एसआई मात्रक एक समान होता है, तो किसका, चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है, याद रखिएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर ये पर का साइन नहीं दिया है तो एस में जो 2 लिखा हो -2 लिखते हैं, MS-2 का पावर ऐसे करके लिख देगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। त्वरण कैसे मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेग में परिवर्तन की दर, वेग मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में जितना भी परिवर्तन हो रहा है, वेग कभी घटता है कभी बढ़ता है, गाड़ी चलता है, जो भी परिवर्तन हो रहा है टाइम के हिसाब से उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। अब सदिश राशि, अदिश राशि, इससे छांटने के लिए जरूर आता है सवाल। सदिश अदिश से एक सवाल देगा ही देगा एग्जाम में, एक क्या 2-3 सवाल देता है जी। सदिश अदिश, सदिश राशि बोलते हैं जिसको बताने के लिए दिशा बताने की जरूरत पड़ेगा उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसको बताने के लिए दिशा नहीं चाहिए उसको अदिश राशि। सदिश के साथ वेग, वेग में दिशा रहता है, वेग, संवेग, बल, बल मतलब ताकत लगा रहे हैं। मम्मी बोलती है ना जी बक्सा को इधर खिसकाना है, इधर से ताकत लगाओ, दिशा बताती है ना। हाँ, तो बल, त्वरण, विस्थापन, भार, ये सब के पास दिशा रहता है, ये सब सदिश राशि है। अदिश राशि जिसका में दिशा नहीं। दूरी, तुम्हारे से पूछा कुछ, तुम स्कूल से घर गए, अब मम्मी पूछ रही कितना दूरी गए, दिशा बताते हो 10 मीटर पूरब, नहीं, बस बोलते 10 मीटर 20 मीटर इतना दूरी है मेरा स्कूल, मतलब दूरी में दिशा नहीं चाहिए। चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशि है। चाल को याद करने के वो और तरीका है कि चाल मतवाली चाल याद रखिएगा, सुने ना बहुत, उसका चाल मतवाली है। मतवाली चाल, मतवाली चाल आदि मतलब बिना दिशा का भागता है जी, इधर उधर चलता है, तो उसका अदिश राशि ऐसे चाल होगी। वाहनों में लगे दूरी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, जो दूरी नापेगा उसको ओडोमीटर बोलते हैं, जो दूरी नापेगा उसको ओडोमीटर, और जो चाल मापेगा, स्पीड मापेगा उसको स्पीडोमीटर या चाल मापी बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या बोलते हैं, एक निश्चित दिशा में चाल को ही हम लोग वेग बोलते हैं, और इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, देखिए त्वरण 2 टाइप का, त्वरण मतलब होता है, त्वरण मतलब याद रखिएगा ना भाई, त्वरण मतलब सीधा बात याद रखो, झटका लगना, क्या लगना, झटका लगना। पहले त्वरण मतलब हम भी कभी नहीं समझते थे जी, त्वरण मतलब झटका लगना। झटका कब लगेगा, जब गाड़ी का स्पीड धीरे होगा या स्पीड होगा। जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगेगा तो भी झटका लगेगा, जब अचानक से गाड़ी स्पीड लेगा तो भी झटका लगेगा। अब जो स्पीड बढ़ेगा तो उसमें धनात्मक त्वरण होगा, स्पीड रुकेगा धीरे धीरे तो उसको ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसको मंदन बोलते हैं, गाड़ी इसमें धीरे धीरे हो जाएगा उसको मंदन बोलेंगे। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, ये सवाल भी पूछता है, याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, तो इसका सरल रेखा होगा, सीधा रेखा होगा, ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ऐसे सरल रेखा ग्राफ चल जाएगा। आगे, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण कितना होगा। अगर एक समान वेग है भाई, तुम्हें बता दो, अगर समान वेग से चल रहा है, कोई गाड़ी 40 का ही स्पीड से चल रहा है, एक समान 40 से स्पीड सब जगह, तो झटका लगेगा। तुरंत पूछा है, झटका लगेगा उसमें, झटका ही नहीं लगेगा, मतलब उसका 0 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब एक समीकरण आता है, इसको जरूर से याद करना है। 3 दूरी सूत्र है 3 को छाटने के लिए इसका गलत फॉर्म लिख के दे देता है, बोलता है सही फॉर्म छाटिए कौन लाइन में से सही कौन है, ये छाटने के लिए देता है। तो इसको तो याद ही कर लेना है। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और भी बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। और वो चेंज करने के लिए आता है मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में बढ़ाने का गुण। तो हम सीधा बात बता रहे हैं, एक नंबर याद कीजिएगा 18 और 5। एक नंबर क्या याद करना है 18 और 5, ये 2 नंबर जरूर से याद कीजिएगा। अगर मीटर से किलोमीटर बनाना है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, अब इसको किलोमीटर बनाना है, मीटर सेकंड से किलोमीटर आवर में बनाना है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। छोटा से बड़ा अगर बनाना है, छोटा से बड़ा अगर बनाना है तो बड़ा नंबर को ऊपर रखेंगे, छोटा नंबर को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर आवर में बन जाएगा। 5 से कटेगा 2 बार में, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर किलोमीटर से जैसे में 72 किलोमीटर पर आवर दे देगा, बोले इसको मीटर सेकंड में बदलिए। किलोमीटर यहाँ बड़ा होता है, आपको मीटर में बदलना है, मीटर छोटा बनाना है, तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, ये बन गया मीटर सेकंड। 18 से 4 बार में कटेगा, 4 पछे 20, ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसे चेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, बताइए वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो सेकंड में पूछ रहा है ना, तो इसको पहले आपको मीटर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। 20 मीटर पर सेकंड का होगा, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 20 मीटर, यही सवाल पूछ रहा था आपको, तो 20 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो औसत चाल बताइए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ 100 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 2 घंटा। 2 से काटेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर निकल गया। आगे पूछेगा बल कैसा है मात्रक। बल कैसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और न्यूटन को ही बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछेगा चाहे तो ऐसे ही पूछ सकता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों को याद कीजिएगा अच्छे से। संवेग कैसा है मात्रक? संवेग कैसा है मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड याद कीजिएगा अच्छे से इसको भी। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु अपना जगह पोजीशन चेंज करना नहीं चाहेगा। अगर कोई चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, कोई रुका हुआ है गाड़ी तो वो रुका हुआ रहना ही चाहेगा। उसका यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को क्या कहते हैं? m और v को गुना करते हैं तो क्या कहलाता है? संवेग। p का ही फॉर्मूला होता है mv। द्रव्यमान और वेग को गुना करें तो उसको संवेग बोलेंगे। न्यूटन के गति के कितने नियम है? न्यूटन का गति का 3 नियम है, इसको तो जानते ही होंगे अच्छे से। न्यूटन का गति का 3 नियम है। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है क्या चीज का? तो बल की परिभाषा मिलेगा और जड़त्व की परिभाषा। पूछता है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है, तो पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम को और किस नियम से जानते हैं, तो जड़त्व का नियम। याद रखें जड़त्व का नियम से ही जानते हैं पहला नियम को। न्यूटन के गति का कौन सा नियम से बल का सूत्र मिलता है? अगर बल का परिभाषा बोले तो पहला नियम, और बल का सूत्र बोले तो दूसरा नियम। बल का सूत्र जानते हैं ना, F बराबर m है। F बराबर m है। बल का मात्रा कभी ऊपर में पड़े न्यूटन। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है? ये तो तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम किसी को जितना जोर से मारेंगे उतना ही जोर से हमें भी चोट लगेगा हाथों पे। इसीलिए किसी को मारने के बाद हाथ में खुद दर्द महसूस होता है। ये आगे देखते हैं। बल F, द्रव्यमान m और त्वरण a का संबंध बताइए। तो F बराबर m ही फॉर्मूला होता है बल का। किसी वस्तु के जड़त्व का माप क्या है? उसका द्रव्यमान का। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जड़त्व। अगर कोई बस या ट्रेन है तो जड़त्व पूछे किसका ज्यादा होगा, तो द्रव्यमान किसका ज्यादा? बस की, ट्रेन का? ट्रेन का ज्यादा द्रव्यमान है, ज्यादा भारी ट्रेन होगा तो उसका जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट काम करता है संवेग के संरक्षण के नियम पे काम करता है। 1 न्यूटन ऊपर में बताएं अभी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोलते हैं। बल का मात्रा का न्यूटन।
1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम में याद रखिएगा, अगर पूछेगा 10 किलोग्राम में कितना होगा तो 1 किलोग्राम में 9.8 होगा। 10 किलोग्राम में 10 से गुना कर दीजिए 9.8 को, 10 से गुना कर दिए 9.8 को, पॉइंट हटेगा, 10 से 10 घटेगा, 98 न्यूटन। अगर कोई 10 केजी का है तो कितना न्यूटन हो जाएगा जी? 98 न्यूटन हो जाएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं फिर से। चलिए आगे देखते हैं इसका। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, आता है एग्जाम में। याद नहीं कीजिएगा तो छोड़ के आ जाइएगा फिर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैपिटल जी का स्थिरांक है। और जी का मान भी पूछता है तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान भी हो गया, जी का मात्रक भी हो गया, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? स्मॉल जी। स्मॉल जी त्वरण है, याद रखिएगा, इकाची है, त्वरण है। तो त्वरण का मात्रक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान पूछेगा 9.8 होता है, जी का मान 9.8 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है, ताकि गुरुत्व त्वरण जी का मान भी सबसे 0 हो जाता है। पूछता है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो 0 रहता है, याद रखिएगा। और स्मॉल जी का मान ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? तो पृथ्वी का ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ना, तो ध्रुवों पर अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान होगा, और केंद्र पर सबसे कम 0। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, आपस में बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी की सतह पर, अच्छा ये क्वेश्चन छूट रहा था जी, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0, मतलब कि 6 बोलेंगे इसको, 6 इंटू 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है ये। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। फॉर्मूला याद रखिएगा स्मॉल जी का मान। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे भी आएंगे तो भी जी का मान घटेगा। अगर सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटता जाता है। अधिकतम कहाँ पे होगा? ध्रुव पर। बोले ना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां पे अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 हो जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के उसके भार का कितना गुना रहता है? 1/6 गुना हो जाता है। कितना? 1/6 गुना। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब को घनत्व बोलते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है? द्रव्यमान का केजी है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी से नापते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? अगर 10 केजी का पृथ्वी पर भार निकालना है तो W बराबर क्या होता है? mg होता है। भार वेट को बोलते हैं ना जी, W बराबर mg होता है। m दिया हुआ 10 केजी या g का मान 9.8 होता है, गुना करेंगे 98 निकल गया, या 98 न्यूटन इसका भार निकल गया। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर कितना है? 60 न्यूटन। इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर निकालने के लिए क्या होता है? 1/6 होता है ना जी इसका। पृथ्वी पर 60 है तो इसको 1/6 गुना कर दो, 6 से कटेगा 60, 10 बार में 10 न्यूटन निकल गया। चंद्रमा पर 10 न्यूटन। अगर 60 न्यूटन का कोई है पृथ्वी पे, वो जाकर वहां 10 न्यूटन का हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार है। अंतरिक्ष में तो चल जाए जी, सबको जो तैरते हुए देखते हैं, मूवी समय भी देखते होंगे, तो वहां पे 0 हो जाता है, द्रव्यमान 0 हो जाता है उसका भार। चलिए आगे देखते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। और द्रवों का घनत्व मापने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। ये पूछता है, इसको याद करें। द्रव का घनत्व मापने वाला उपकरण को हाइड्रोमीटर बोलते हैं। ये हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सवाल खत्म हो चुका है। ये पूरा चैप्टर से मिला हुआ सवाल था, जो कि एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग इसका तैयारी जरूर कीजिए।
इसको वीडियो को एक बार देख के दोबारा फिर से देखिए, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और हो सके तो अपने दोस्त ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में जो भी होगा उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को एग्ज़ाम में तैयारी करने में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। अगर हेल्प मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।